ओके हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंसेप्ट पढ़ा था। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाई थी। तो बस यही कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि वो है क्या। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कपल ऑफ अपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। एग्जांपल के तौर पे ये अगर 5 कूलम्ब है तो ये भी 5 कूलम्ब होगा। फर्क बस इतना है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज। अब दो ऐसे चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज अपोजिट है, उनको अगर हम कुछ डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर देते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे -2 कूलम्ब, ठीक है, और +2 कूलम्ब, ये भी मेरे लिए क्या होने वाला है, एक डाइपोल होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ठीक है। 3 कूलम्ब और -3 कूलम्ब, फिर से दो चार्जेस हैं, दोनों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं। तो डाइपोल का पॉइंट ओवरऑल है क्या कि दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, उनको अगर हमने सेपरेट किया हुआ है थोड़े से डिस्टेंस के साथ, तो उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी एक, उसके बारे में भी हम एक और चीज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जब मेरे पास ऐसे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं इस तरीके से 2a मान के चलता हूँ। चलो कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तुम इस पूरे डिस्टेंस को r भी बोल सकते हो, इस डिस्टेंस को d भी बोल सकते हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम ये डिस्टेंस भी रख दोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ a लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ एक रीजन है जिसके वजह से मैं यहाँ पे 2a लिख रहा हूँ, सिर्फ a या सिर्फ r या सिर्फ d नहीं लिख रहे, 2a लिख रहे हैं। क्या रीजन है उसके बारे में भी डिस्कशन, बट उससे पहले यहाँ ध्यान से समझना कि डाइपोल को अगर मेरे को एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ नापनी है, कहने का मतलब मुझे एक तरीके से देखना है कि जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, कोई भी डाइपोल जो है वो किस तरीके से मतलब कितना उसमें पावर है, ये सारी चीजें अगर मुझे मेजर करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि मान लो मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ बतानी है तो स्ट्रेंथ बताने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ओके। और अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट निकालना है कि भाई डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज पकड़ो, कि भाई तुम नेगेटिव चार्ज पकड़ लो या पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो, कोई सा भी एक चार्ज पकड़ लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, तुम्हें प्लस माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, और मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच के डिस्टेंस को, कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था मैं 2a लेके चल रहा हूं डिस्टेंस को, तो उस डिस्टेंस को मैं 2a ले रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस से, इस चीज से हमें एक टर्म मिलता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट है क्या, एक तरीके से मेजर है पूरे सिस्टम की कितनी पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब कितना नेगेटिव चार्ज कितना पॉजिटिव चार्ज, क्या क्या सेपरेशन है, इस चीज को मेजर करने के लिए, डाइपोल की एक तरीके से स्ट्रेंथ बताने के लिए एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसको निकालना बहुत सिंपल है, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच के डिस्टेंस से, मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि वो क्या है, डाइपोल मोमेंट भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अब तुम्हें मालूम है कोई भी चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका खुद का एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल दिया, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो डाइपोल है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ध्यान रखना, हमेशा जो डाइपोल है उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, बोला यह है कि दो चार्ज है मेरे पास, एक चार्ज +5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज हैं, दोनों को 1 मिलीमीटर डिस्टेंस से अपार्ट किया हुआ है, मतलब ये दोनों के बीच का, ऑफ कोर्स ये डाइपोल है। डाइपोल में से तुम देख सकते हो दोनों के चार्ज बराबर हैं, बट दोनों का जो क्या है साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तुम्हें दिया हुआ। तो तुम्हें अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि वो क्या दिया हुआ है तुम्हें, 1 मिलीमीटर, वो चाहिए, ठीक है।
बस उसको यूज कर लो और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू किसी भी एक चार्ज को मल्टीप्लाई किया दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस मेरे पास आंसर क्या आ गया कि ये है डाइपोल मोमेंट। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बट इस सवाल से मेरे कहने का पॉइंट ये था कि यहाँ ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 2a के बराबर है। 2a का मतलब है दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। अब जैसे एक ये सवाल देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऑल्दो ये है नीट का सवाल, बट तुम इस सवाल को जेई में भी देख सकते हो, है ना, और हो सकता है बोर्ड्स में भी आ जाए। इतना कॉम्प्लिकेट करके बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट आने को आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छा है ना, और देखने में घबराहट सी हो जाती है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो जरा देखते हैं। पॉइंट ये है कि 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं जिनको हमने प्लेस किया है और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना, XYZ और XYZ, ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अगर तुम प्लेस करोगे ना XYZ एक्सिस पे, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास जो प्लस क्यू चार्ज है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, X0 Z0 YA, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जरा खुद देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी भी y एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे, यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, अगर ये पूरा डिस्टेंस a है, तो ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा, बट x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। ठीक है, तो मेरा जो पहला चार्ज है यानी प्लस क्यू चार्ज है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ लाई कर रहा होगा 0,a,0। ठीक है, दूसरा चार्ज माइनस 2q, वो है x0 y0 z0, यानी ऑफ कोर्स वो कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, वो है ओरिजिन पे। तीसरा चार्ज है x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, बट x की वैल्यू क्या है, a है, तो वो ऑफ कोर्स x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो अगर तुम इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a, 0,0। ठीक, अब तुमने तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर दिया, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, चलो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि डाइपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम अगर नोटिस करोगे कि -2q, यहाँ पे q और यहाँ पे q, इसी चीज को मैं थोड़ा सा ना सेपरेट करके लिख रहा हूं। कहने का मतलब मैंने यहाँ ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ी सी चीटिंग कर ली कि मैंने ये जो -2q है इसको -q दो अलग अलग लिख दिए। क्यों? ऐसा करने से अब मेरे पास यहाँ पे एक डाइपोल की फॉर्मेशन, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कि -q से +q एक डाइपोल मोमेंट ये हो गया मेरे पास, यहाँ से -q से +q दूसरा डाइपोल मोमेंट ये हो गया मेरे, एंड ऑफ कोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अब तुम्हें मालूम है कि अगर ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर तुम्हें मान लो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स √a² + b² होता है। ये बात तुम्हें मालूम होगी, नहीं मालूम तो मैंने बता दी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वही हम यहाँ पे भी करेंगे कि अगर फाइनली मुझे नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं करूंगा क्या कि सिंपल सी बात है, मैं √ यहाँ पे p² प्लस दूसरा p²। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो डाइपोल है उसका मैग्नीट्यूड हो गया p, दूसरा वाला जो डाइपोल है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया p, तो √p² प्लस p²। ओके, अब यहाँ पे किसी भी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज को मल्टीप्लाई करो दोनों के बीच का डिस्टेंस। यूजुअली मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a लेता हूं, पर ये 2a दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो a है। तो मैं यहाँ पे q × 2a नहीं लिखूंगा, सिर्फ q × a लिखूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तब यहाँ पे क्या होगा, पहला डाइपोल मोमेंट उसका मेरे पास जो qa² आ जाएगा, दूसरा मेरे पास दूसरा, ये भी क्या हो जाएगा, qa का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 × qa। अब ये तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक, अब जैसे ही तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, दूसरी चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट चीज है। तो तुम्हें याद होगा कि अगर मान लो किसी भी
रिजल्टेंट का अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो उसकी एक मेथडोलॉजी होती है कि भाई मेरे पास ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो मैं इस वाले वेक्टर के लिए एक पैरेलल लाइन खींचूंगा, इस दूसरे वाले वेक्टर के लिए एक पैरेलल लाइन खींचूंगा, ठीक है। बस यहाँ से यहाँ मैं एक रिजल्टेंट बना सकता हूँ। कैसे कि भाई मैंने डायगनल, ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, तो मैं इस पैरेललोग्राम के डायगनल पे खींचूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही करते थे, यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे कि भाई मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। कैसे कैसे कि पहला वेक्टर ये, इसके पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींची, दूसरा वेक्टर मेरे पास है ये और इसके पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींची। अब इन दोनों को जैसे ही खींचा तो करने के बाद मेरे पास आएगा क्या, ये वाला पॉइंट एक तरीके से यहाँ से यहाँ जो मेरा क्या है डायगनल है, और डायगनल ज्वाइन करते ही मेरे पास क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब लॉजिकली खुद सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, ए के बराबर ही तो है, स्क्वायर ही तो बन रहा है ना, ये सिंपल सी बात है। तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी ए आ गया, y कोऑर्डिनेट भी a आ गया और z कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बस मेरे पास समझ में आ गया कि मेरे पास जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से लेकर यहां तक की डायरेक्शन। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन बी जो है मेरे पास, ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे, सबसे पहली बात अगर ऑप्शन बी में नोटिस करोगे कि मैग्नीट्यूड तो वो साफ साफ √2aq बोल रहे हैं, तो √2aq ही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। रही बात डायरेक्शन की, तो शुरुआत होता है ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन x0 y0 z0, और खत्म कहाँ होता है, इस वाले पॉइंट पे a0 जो कि है a आ गया, यही चीज है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज थी, ऐसी कोई बहुत भयंकर चीज नहीं थी, बट ये क्वेश्चन में लॉजिक बहुत सारे लगे और बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक लगे। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और मतलब वो कह सकते हो कि डाइपोल में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में लाई करता है। वो क्या है, अगर मान लो इमेजिन कर लो ये तुम्हारे पास एक डाइपोल है, यहां से लेकर यहां तक इस तरीके, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव। अब अगर मान लो मैं ये वाली एक लाइन यहां से यहां ऐसे जोड़, यहां से यहां, तो ये जो लाइन होती है ये नॉर्मल लाइन नहीं है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और सिमिलरली मैं दूसरी लाइन जोड़ दूं जो कि यहां से परपेंडिकुलर हो, जो सेंटर से जाती हो, तो हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इन दो लाइंस के ऊपर हम क्या निकालने वाले हैं, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकता है, यही चीज देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन में मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो पॉइंट कंसीडर करना चाहो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तुम चाहो यहां एक पॉइंट ले लो, चाहे लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो, रैंडमली कोई सा भी पॉइंट लो। पॉइंट ये होना चाहिए कि भाई मैं जो सेंटर है, ये जो डाइपोल है उसके सेंटर से यहां से लेकर यहां तक का कुछ एक डिस्टेंस होगा जो कि है r, कुछ भी मान लो, r मान लो, a b c d जो तुम्हें मान, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना कि जो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ना कि इस पूरे डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक लेके कितना होने वाला है, 2a होने वाला है। यही हमारे सबसे ज्यादा काम में आना, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और इसी चीज को मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि ये 2a क्यों हुआ, ठीक है। तो जरा डायग्राम एक प्रॉपर तरीके से देखो, मैं तुम्हें समझा दे। ये रहा हमारे पास डायग्राम, फिर से समझा देता हूं। नेगेटिव चार्ज, ये रहा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, हमेशा, ठीक। अब यहां पे मैंने सेंटर से r डिस्टेंस पे एक रैंडम पॉइंट p पकड़ लिया, एक रैंडम पॉइंट p, ठीक। तो ऑफ कोर्स होने क्या वाला है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद होगा कुछ नहीं है, अगर मान लो मेरे पास वहां कुछ भी नहीं है तो मैं वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान के, तो होगा क्या कि जो नेगेटिव है वो यहां रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए मेरी ये वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वाला, ऑफ कोर्स पॉजिटिव को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, उसकी डायरेक्शन अपोजिट। तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाले की वजह से और पॉजिटिव वाले की वजह से अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस मतलब डायग्राम को समझना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे हमारा इसका रोल प्ले अब बहुत अच्छा आएगा 2a का। देखो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट p, कि मुझे क्या निकालना है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला तो मालूम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k/r², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। k का मतलब 1/4πε0,
Q का मतलब इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी अगर मैं ध्यान से डिस्टेंस की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस। अब यही देखो, अगर मैं यहां पे इस पूरे डिस्टेंस की बात करूं तो इसको समझना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ऑफ कोर्स 2a का आधा a हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स पहले से डिफाइंड है a। तो r प्लस a जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, r प्लस a। इसीलिए कर रहे हैं हम r प्लस a का होल स्क्वायर। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 2a की जगह सिर्फ a लिखता तो मुझे क्या करना पड़ता, r प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर करना पड़ता। इसमें कोई खराबी नहीं है, बट कॉम्प्लिकेसी बढ़ती, क्यों बढ़ानी अपनी कॉम्प्लिकेसी, इसको हमेशा 2a लेके चलो तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद आगे ध्यान से देखो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट हुआ Q बाय R प्लस a स्क्वायर। अब यहां तुम लोग सोचोगे कि यार हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करते हैं तो हम नेगेटिव पॉजिटिव तो डालते नहीं थे, तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं नेगेटिव चार्ज क्यों डाल रहा हूँ। इसका रीजन है ये पी कैप। पी कैप का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो कि मेरे पास जो डाइपोल है उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये है मेरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स अगर तुम एक पी कैप यानी एक यूनिट वेक्टर लोगे तो उसकी भी डायरेक्शन तो यही होने वाली है ना। तो तुम कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लग रहा है उसको तुम डिफाइन कर रहे हो डाइपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर को यूज कर, आया ना। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड डायरेक्शन, उसकी है राइट में डायरेक्शन, ठीक। पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, लेफ्ट में है। तुम्हारी कहां पे है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में है तो तुम उसको डायरेक्टली पी कैप तो लिखोगे नहीं, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस पी कैप, क्योंकि तुम राइट में नहीं, तुम लेफ्ट वाले डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, पी कैप विद द नेगेटिव। तो इसी वजह से तुम नोटिस करोगे कि यहां पे हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करने के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में हम उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि मैं डायरेक्शन भी बता दूं। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना जरूरी है ही ऑफ। यहां से होगा क्या, वेयर पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस। एक पी कैप जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, कहां से कहां, माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की तरफ एक डायरेक्शन है, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ऑफ कोर्स पी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो पी कैप की डायरेक्शन भी यही होने वाली, ये समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉजिटिव वाले के लिए लिखूं तो पॉजिटिव वाले के लिए भी वही हो जाएगा 1/एप्सिलॉन मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस बार आर माइनस ए क्यू लिख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये है मेरे लिए आर, ये है आर, और इसमें से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं तो ये है ए, तो आर माइनस ए वाला हिस्सा हटा दूंगा तो ये मेरे पास आर माइनस ए बन गया। तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया, आर माइनस ए। इस बार पी कैप ही ले रहा हूं, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, यहाँ लेफ्ट राइट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में है, पी की डायरेक्शन भी राइट में है, इसीलिए यहाँ पे ये मेरे लिए पॉजिटिव बना क्योंकि टुवर्ड्स राइट है, और मेरे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी राइट में, बस आ गया। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाले के वजह से भी आ गई, पॉजिटिव वाले के वजह से भी आ गई। फाइनली अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, दोनों निकाल दोगे, ठीक। और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद होगा क्या कि के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है नहीं इन दोनों में, ये दोनों का ही अगर तुम मैग्नीट्यूड देखो तो सेम ही आ रहा है, कहने का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहाँ पे Q कॉमन ले सकते हो और यहाँ बचेगा क्या कि ये हो गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये ऑफकोर्स नेगेटिव में तो माइनस आर प्लस ए, ठीक है। इतना आ गया कॉमन, ये करने के बाद तो देखो यही चीज है कि सबसे पहली चीज है Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और नेगेटिव आया इस वाले नेगेटिव के वजह से, ठीक, 1/r प्लस ए का होल, इतना भी हो गया। ये करने के बाद होगा क्या कि तुम्हें इसको सॉल्व करना है, चलो इसको मेहनत से थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं। इस चीज को अगर एलसीएम वेलसीएम, मैं सिर्फ इतना वाला हिस्सा जो है वो तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एलसीएम तो r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों स्क्वायर हटाओ और दोनों को साथ में होल में स्क्वायर डाल दो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अगर इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो बनेगा क्या, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ऑफकोर्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो होने क्या वाला है कि बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, मतलब नेगेटिव बन जाएंगी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे और इससे बचेगा क्या, टॉप पे अगर तुम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4ar। टॉप पे बचेगा 4ar और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये कहीं ना कहीं लग रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से। तो इसको सॉल्व, ये तो मैथ है यार, मैथ थोड़ी बहुत आती ही होगी तुम लोग को, बस उतना ही करना है कि भाई यहाँ मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बना और टॉप पे क्या आ गया, 4ar आ गया। ठीक, 4ar आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखना चाहूँ, क्यों, जरा नोटिस करो, ये जो मेरे पास टॉप वाला पार्ट है q इंटू 4ar, q इंटू 4ar, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद मेरा फायदा क्या होने वाला है कि Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2pr बन जाएगा। अगर तुम इस चीज को, वही चीज यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये क्या बन गया, 1/4πε0 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये मेरे लिए क्या बना, एक फॉर्मूला बना। ये कोई ऐरा गैरा फॉर्मूला नहीं है, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सियल पॉइंट पे तुम्हें निकालना है तो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये देखने में, मुझे मानता हूं मैं, बट ये है क्या, a इंटू 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और p कैप उसकी डायरेक्शन। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है ना, इसको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला थोड़े से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मूला आया, यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 इंटू 2pr, p है डाइपोल मोमेंट, r है सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान रखना सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r होता है, और a क्या है, a है मतलब ओवरऑल टोटल 2a होता है, 2a का हाफ a है। ठीक, यहाँ अगर तुम नोटिस करो, एक एग्जाम्पल लेके चले कि r जो है वो बहुत बड़ा हो गया, मान लो इतना बड़ा हो गया a से कि a उसके सामने नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल मान लो ये हो गया मेरे पास 1000 मीटर और ये है मेरे पास 1 मिलीमीटर। तो जो अब मेरे पास r की वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो गई और a की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि अगर ऐसा केस है तो तुम जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो a से, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट करने का मतलब अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कुछ इस तरीके कि नेग्लेक्ट करने के बाद जरा तुम नोटिस करो 1/4πε0 तो है ही है। ठीक है, टॉप पे क्या बन रहा है, 2p इंटू आर, और डिनोमिनेटर में अगर तुम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो r की पावर 4 बन जाएगी, r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, और इस r से r कैंसिल करोगे तो r क्यूब। यानी फॉर्मूला मेरे को कुछ इस तरीके से कि मेरे पास जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे वो क्या है, 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। फर्क क्या है इन दोनों फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पहला वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन, पहला वाला फॉर्मूला मैं तब यूज करता हूं जब a और r कंपेरेबल हो। कंपेरेबल हो का क्या मतलब, a मेरे पास a की वैल्यू मान लो 2 मिलीमीटर है और r की वैल्यू 4 मिलीमीटर है। अब साफ साफ दोनों कंपेरेबल है, दोनों की वैल्यू लगभग लगभग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर r और a के बीच में बहुत तगड़ा डिफरेंस आया, जैसा अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, r 1000 मीटर हो गया और a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर, तो अब ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया। जैसे ही आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, ये वाला सिनेरियो कि r बहुत बड़ा है a से, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, और ऑफ कोर्स जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज भी वही होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक डाइपोल ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ तुम्हें चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम दी हुई है, 2a मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.02 मीटर। और r की वैल्यू, जैसा तुम बोल सकते हो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल ना,
कि भाई दोनों जो डाइपोल हैं उन डाइपोल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारी वैल्यूज है, खुद सोचो इस वाले क्वेश्चन में क्या जो r है 4 सेंटीमीटर और जो a है 2 सेंटीमीटर ये कंपेरेबल हैं? ऑफ कोर्स ये दोनों कंपेरेबल हैं। ऐसा नहीं है कि r बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बहुत ज्यादा छोटा है, नहीं, कंपेरेबल है, बल्कि वो उसका 50% है, आधा है एक तरीके से। कहने का मतलब अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला 1/4πε0 2pr इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को हम तभी यूज करते हैं जब r और a आपस में कंपेरेबल हों। ठीक है, तो जैसे ही कंपेरेबल होंगे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसके बाद कुछ नहीं है, मेरा काम यहीं तक था, इसके बाद कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि P क्या होता है, Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a होता है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज तुम्हें पता है। क्या मतलब 1/4πε0 का मतलब कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9, बहुत बार बता चुका हूँ। Q का मतलब दिया हुआ है, A का वैल्यू तुम्हें दे रखी है, R की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, पुट करो और कैलकुलेट करो, वो सब चीजें मतलब कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो। तो सारी की सारी वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में दी हैं। लॉजिक सिर्फ ये है कि मैं ये वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ कि R और A कंपेरेबल है। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखो। तो एक्सियल पॉइंट के बारे में सारी बात हो गई। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन को जोड़ो तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट की बात करो तो वो एक्सियल लाइन होती है, बट अगर तुम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे, ठीक है, और इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ोगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, है ना। चाहे तुम ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो। अब हमें वही चीज निकालनी है कि मुझे निकालना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। सिनेरियो सब कुछ सेम है, एक भी पैसे का अंतर नहीं है दिखने वाला। मतलब मेरे पास ये रहा एक नेगेटिव चार्ज, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन ऑफ कोर्स अभी भी 2a होने वाला है, यहाँ पे a, यहाँ पे a। क्यों? क्योंकि जो मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचने वाला हूं वो उस पूरे 2a को दो इक्वल a और a में डिवाइड करने। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे ये करने के बाद हमें क्या करना है कि मैं इस पॉइंट की बात करूँ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये क्या पॉइंट है, ये सेंटर वाले पॉइंट से, यानी ये पूरे डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। लॉजिकली अगर तुम फिर से सोचो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। इसीलिए तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की किस में है। तो दोनों की वैल्यूज तुम्हें मिल गई, आराम से मिल गई। वही चीज अब हमें करनी है कि भाई मेरे पास ये रहा R, ये रहा A, ठीक है, और ये R और A दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तरीके से हाइपोटेनियस आराम से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि तुम्हें पता है हाइपोटेनियस क्या होने वाला है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और वो निकालना कोई बहुत बड़ी। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस। अब ये पता करने के बाद नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, अगर तुम क्या निकालना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो एट पॉइंट P, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालो, तो कैसे निकाल सकते। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक होगी, तो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, A सबसे पहले पता ही है, Q पता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो बस वही चीज है, आप करोगे तो वो होगा क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे A Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ऑफकोर्स इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऑफकोर्स ऐसे काटना मत कभी भी, ये चीज ऐसे लिखना गलत होता है, ऐसे काट देना, बट मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है। हुआ, तो करने के बाद हुआ क्या कि 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब ये हुआ, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां पे है, साफ साफ तुम देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन है B से लेकर P की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक। ये डायरेक्शन है मेरी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड अलोंग B। सिमिलरली अगर तुम वो लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज, सेम कहानी 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बट इसकी डायरेक्शन कहाँ है, P से A की तरफ, इस तरीके से इसकी। अब मुझे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल गई,
जैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। और वो कैसी मेहनत मशक्कत, ध्यान से देखो। अच्छा देखो, तो इसी चीज को इलेबोरेट करना थोड़ा सा बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो मेरे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, और ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। और ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। कहाँ से आ रहा है ये दोनों एंगल थीटा? क्योंकि अगर मेरे पास ये एंगल थीटा होने वाला है तो ये भी क्या होने वाला है? थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली कहानी मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए वो भी थीटा हो। यहाँ पे मेरे को एक थोड़ी सी मेहनत करनी कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींचूंगा, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बन गया। डॉटेड लाइन खींचूंगा, यहाँ मेरे पास एक कॉम्पोनेंट। सिमिलरली यहां ऐसे डॉटेड लाइन खींचूंगा, एक कंपोनेंट आएगा, डॉटेड लाइन खींचूंगा। अब यहां इस वाली लाइन पे जो दोनों कंपोनेंट होने वाले हैं वो कौन से कंपोनेंट होंगे? कॉस कंपोनेंट। कहने का मतलब एक होगा मेरे पास E प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। यानी दोनों के दोनों कॉस कंपोनेंट्स होंगे जिनकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स क्या होने वाली है? सेम होने वाली, सेम डायरेक्शन में। बट अगर मैं साइन कंपोनेंट की बात, E प्लस क्यू साइन थीटा, अगर मैं साइन कंपोनेंट की बात करूं E माइनस क्यू, दोनों की डायरेक्शन ऑफ कोर्स क्या होगी? अपोजिट, यहां से लेकर यहां। तो जो मेरे पास साइन कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो टोटली एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। साइन कंपोनेंट टोटल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, कैंसल आउट कर दिया एक दूसरे को। बचते क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट। तो तुम देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रिक कॉस कंपोनेंट सेम ही डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर फाइनली तुम लिखोगे ये चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? माइनस क्यू का भी कॉस कंपोनेंट और प्लस क्यू वाले का भी कॉस कंपोनेंट, दोनों के कॉस कंपोनेंट को ऐड कर दो, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, और यहां हमारे लिए सबसे आसान बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। वो चीज तो तुम्हें पहले से मालूम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में यहां पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अब यहां पे फिर से वही वाली कहानी कि भाई ये माइनस क्यू क्यों आ, माइनस यहां पे क्यों आया है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्शन है मेरे डाइपोल मोमेंट की, तो ऑफ कोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस पी कैप की डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो वो प्लस पी कैप होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस पी कैप। जरा देखो मेरा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में तो आ रहा है, और वो क्या है? माइनस पी कैप। बस, तो इसीलिए यहां पे मैं दोनों कॉस कंपोनेंट को जब ऐड करूंगा तो वो मुझे फाइनल आंसर देगा। साथ के साथ नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। बस यहां से कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखो, यहां पे कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, जो भी तुम ट्रायंगल पसंद आए, चाहे तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, चाहे तो ये वाला ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल में यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमारे पास क्या है? एक तरीके से बेस की तरह है, और सिमिलरली ये वाला हिस्सा मेरे पास परपेंडिकुलर की तरह, और ये मेरे लिए क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो तुम अगर cos थीटा की वैल्यू लिखने चलोगे इस वाले ट्रायंगल से, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस यानी a बाय हाइपोटेनियस यानी ये, जो कि है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। तो तुम्हें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, तो cos थीटा मेरे पास यहां से ये आ गया a डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए। अब जैसे ही तुम्हें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, सारा काम इजी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये और ये दोनों तो इक्वल है एक दूसरे के, तो तुम क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स किसी एक का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक का इलेक्ट्रिक, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। अब यहां पे करना क्या है? करना सिर्फ तुम्हें यह है कि भाई तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, सेम ही बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई क्यू क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू जो इतनी मेहनत से हमने निकाली, ज्यादा मेहनत तो ऑफ कोर्स नहीं लगी, बट हाँ कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो भाई मुझे किस किस की वैल्यू मिल गई? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आराम से मिल गई,
मुझे कॉस थीटा की वैल्यू सेपरेटली मिल गई, और मैं 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि दोनों चीजें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। करने के बाद सारी कहानी बहुत ईजी। इसके बाद की कहानी के बारे में बहुत कुछ तुम्हें पहले से मालूम है कि Q इंटू टू इंटू ए, मतलब Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर। ठीक है, यहाँ तो ऊपर तो तुम्हारे पास साफ साफ P बन गया, बहुत अच्छी बात है। डिनोमिनेटर में अगर तुम देखो तो वो एक तरीके से ऐसा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक की पावर है 1 और एक की पावर है 1/2, तो ऑफकोर्स सेम बेस पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 1 प्लस 1/2 वो क्या दे देगा तुम्हें, 3/2 दे देगा। कहने का मतलब इसको फाइनली अगर मैं लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। कहने का मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। और फाइनली ये मेरे पास जो डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही वाला जो एक्सियल में कहानी करी थी ना, वही कहानी करेंगे कि ये तो मेरे पास फॉर्मूला आ ही गया। सबसे पहली बात तो ये कि जब ए और आर मेरे पास कंपेरेबल हैं, तो मैंने अभी जो फॉर्मूला निकाला ये तभी यूज करोगे जब ए और आर लगभग बराबर हैं एक दूसरे। बट फिर से हम वही वाला सिनेरियो करेंगे कि अगर मान लो आर बहुत बड़ा हो गया ए से, तो फिर से तुम क्या करोगे, इसको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दोगे, और नेग्लेक्ट करने के बाद बचेगा क्या, आर की पावर 2 की पावर 3/2, 2 and 2 कैंसल आउट, ये बचेगा आर की पावर। फाइनली मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई पी, और इस पूरे की कहानी सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब बन। फिर से बोलूंगा, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ऊपर वाला फॉर्मूला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा सिनेरियो है जो कि ज्यादा पूछा जाता है। इन दोनों ही है ऑफ कोर्स। ओके, तो ये हो गया मेरे पास एक तरीके से क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर। ठीक, सिंपल सी कहानी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे भी निकाल लिया और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल। तो अगर मैं वेक्टर वाली सारी कहानी हटा दूं, तो मैं एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप निकाल सकता हूं एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड के बीच में। देखो कैसे, कि अगर मैं एक्सियल की बात करता हूं तो वहां पे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। यहां मैं वेक्टर वगैरह नहीं ले रहा, इसीलिए पी कैप वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये किस तरीके से है, ये है के इंटू 2p बाय आर क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के केस में। और सिमिलरली जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के केस में लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आया 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर क्यूब। ये हो गया के इंटू पी बाय आर क्यूब। ये हो गया मेरे पास इक्वेटोरियल के केस। और फाइनली अब तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं इन दोनों सिनेरियो की बात करूं तो इन दोनों सिनेरियो को समझना बहुत आसान है। कैसे, आराम से तुम देख सकते हो कि जो एक्सियल फील्ड है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर। मतलब इसको जैसे ही, मतलब सॉरी, इसको मैं जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये चीज मिले। तो आराम से, कहने का मतलब है कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें इसको अलग से फॉर्मूले से निकालना है, इसको अलग से फॉर्मूले से निकालना है। अगर एक पता है तो दूसरा इस रिलेशन से बड़ी आसानी से आ ही जाएगा। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन बता दूं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वही वाली बात है कि मेरे पास 2 चार्ज हैं, कुछ सेपरेशन है, डिस्टेंस है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरे पास मान लो ये एक चार्ज है, तब 2 चार्ज है, उनमें से एक का मैग्नीट्यूड यही है, दोनों के बीच का सेपरेशन 5 मिलीमीटर, और दोनों मतलब जो सेंटर से हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बट यहाँ फर्क क्या है कि जब तुम क्वेश्चन नंबर ए पढ़ोगे तो बोला है एक्सिस पे बताना है तुम, और ऑप्शन नंबर बी पढ़ोगे तो तुम्हें क्या बोला है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओ नॉर्मल टू दी एक्सिस, यानी ऐसे नॉर्मल। तो ऑफ कोर्स जब भी मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि ये है, मेरे पास 2 चार्जेस हुए और उनके लाइन ज्वाइनिंग वाला अगर ये पॉइंट है तो वो एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। वही है कि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दूं तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेरे लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए निकालना है और देखते हैं क्या हम निकाल सकते हैं। जरा नोटिस करो, आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, मिलीमीटर में है, मतलब काफी छोटी। साफ साफ देख सकते हो कि आर और ए के बीच में अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस है। और तुम्हें लग रहा हो ना कि भाई ये कोई तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो जब तुम दो चीजें ना ऑलरेडी डिफरेंस है ना, तो स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस और बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो मैं 100 और 2 की बात करूं तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि उतना डिफरेंस नहीं है, बट जब तुम 100 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4, ओके, 4 0।
और 2 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 4 रहेगा। तो अब तुम देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो यही इसी वजह से जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि इस बार हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, K इंटू 2P/r³। ये वो वाला फॉर्मूला है जब R की वैल्यू A से अच्छी खासी बड़ी होती है। तो जब ये बड़ा होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा वाला सिनेरियो तो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूं, जब R और A कंपेरेबल हो। तो यस, यहाँ पे R की वैल्यू काफी बड़ी है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब नोटिस करते हैं, Q की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं R³ की वैल्यू बात करूं तो R की वैल्यू भी मुझे दे रखी है। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है, बट चिंता मत करना, एग्जाम में कभी इतनी टफ कैलकुलेशन पूछते नहीं है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर तुम देखो तो वो बात कर रहे हैं किसकी, एक्सियल पॉइंट की, ठीक है। साफ साफ देख सकते हो कि बोला यह है कि मतलब डाइपोल के एक्सिस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KP/r³। पिछले वाले में हम कर रहे थे K इंटू 2P/r³, वो था एक्सियल के लिए, ये हो गया इक्वेटोरियल के लिए। तो ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया इक्वेटोरियल के लिए, KP/r³, 1/4πε P/r³। बट फिर खुद सोचो, क्या तुम्हें इतनी कहानी करने की जरूरत है? कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट कितना आया है, 2.66 इंटू 10⁵ जैसे ही तुम उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये तुम्हारे लिए क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे। खुद ही चेक कर लो, विश्वास नहीं हो रहा तो डिवाइड करने पे कितना देगा, 1.33 इंटू 10⁵ और सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, सेम उतना ही आंसर, 1.33 इंटू 10⁵। तो भाई पिछले केस में और इस केस में तुम्हें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक पता है तो दूसरे वाले के लिए रिलेशनशिप यूज करो। कौन सा रिलेशनशिप, कि जो मेरे पास एक्सियल पॉइंट होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। इस रिलेशनशिप को यूज करना चाहिए तुम्हें अगर ऐसा सिनेरियो आता है। अब नेक्स्ट चीज को डिस्कस करने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है। ऑलरेडी तुम्हें वैसे तो मालूम है, बट देख लो कि जब मैं बात करता हूं एक्सियल पॉइंट की, तो एक्सियल पॉइंट पे हो क्या रहा था, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इस ही डायरेक्शन में आ रहा था सॉल्व करने के बाद। तुम्हें याद होगा बहुत अच्छे से। तो कहने का पॉइंट क्या है कि मेरा डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही थी जब मैं बात कर रहा था एक्सियल पॉइंट। बट वही अगर मैं बात करूं किसकी, इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो चीज थोड़ी सी उल्टी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा एक ऐसी चीज में जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। कि मेरे पास ना ही अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट, देखो क्योंकि देखो ये रहा मेरा एक डाइपोल, ये रहा मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये रहा मेरा एक्सियल पॉइंट। बट इन पॉइंट्स के बारे में क्या, इन पॉइंट्स के बारे में क्या, ये पॉइंट ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये इन पॉइंट्स क्या क्या, ये हो गए जनरल पॉइंट। कुछ भी ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, कहीं पे भी लाई करते हैं। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका बड़ा ही सिंपल सा मेथड। तो इसको समझने के लिए मैं लॉजिक यूज करूंगा और एक बड़ी ट्रिकी चीज इस्तेमाल, कि नेगेटिव चार्ज ये रहा मेरा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा मेरा। ऑफ कोर्स डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। मैं क्या करूंगा कि मैं एक रैंडम पॉइंट P ले लूंगा, ठीक है, जो कि डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना, ठीक। अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो इस डाइपोल मोमेंट का यहां पे ऑफ कोर्स मैं एक कॉस कंपोनेंट ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ठीक है। और इसी डाइपोल मोमेंट का यहां पे कितना हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो एंगल के साथ कॉस कंपोनेंट, एंगल के अपोजिट साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर तुम पूरे सिनेरियो को भूल जाओ और सिर्फ अगर इसको ध्यान दो, तो ये मेरे लिए एक डाइपोल ही तो है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक डाइपोल है। और इस डाइपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो कहां लाई करता है, वो उसके एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैंने क्या किया, मेरे एक डाइपोल को दो डाइपोल्स में कन्वर्ट कर लिया, जिनमें से जो कॉस वाला कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो कहां लाई करता है, एक्सियल पॉइंट पे लाई। ऑफ कोर्स एक्सियल पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था। और सिमिलरली अगर मैं इस वाले के लिए डाइपोल की बात करूं, तो इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करता है, ये लाई करता है इक्वेटोरियल पॉइंट।
तो इक्वेटोरियल पे अगर मेरे डाइपोल की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो। मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसी चीज को बड़े ही ट्रिकी तरीके से यहां पे अप्लाई कर दिया है ना। कहने का मतलब ये है मेरे लिए एक एक्सियल पॉइंट, ये है मेरे लिए एक इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इसके हिसाब से ये इक्वेटोरियल हो गया और इसके हिसाब से ये एक एक्सियल पॉइंट हो गया। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूले का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के इंटू 2p बाय आर क्यूब, और 2p सिर्फ नहीं है, वो p cos थीटा है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो k इंटू 2p बाय आर क्यूब, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से, कॉस वाले कंपोनेंट से इस डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के वजह से यानी साइन वाले कंपोनेंट की वजह से, तो ऑफ कोर्स ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल के लिए क्या फॉर्मूला था, k इंटू पी और p सिर्फ, ओके, k इंटू पी बाय आर क्यूब, और यहाँ सिर्फ p नहीं है, वो p क्या है, r मतलब p। ठीक, बस मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, और ऑफ कोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2, और ये करने के बाद फाइनली वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से क्या क्या चीजें बाहर आ जाएंगी, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट ये हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, अंडर रूट इस पूरे का E1 स्क्वायर, ये हो गया E1 और ये हो गया E2, इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, p भी बाहर आ जाएगा और r क्यूब भी बाहर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कॉमन होके मैं लिख सकता हूँ सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और r क्यूब सब बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर, ये एक तरीके से 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ और। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चालाकी फिर से, भाई 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो क्या बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही वाली कहानी है, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या कहानी आने वाली है कि यहाँ से यहाँ तक अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट के अंदर, बाकी k p r क्यूब सब कुछ क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल किसी भी जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट मतलब कि ये रहा अगर तुम्हारा डाइपोल है ना, तो एक इस पर्टिकुलर जनरल पॉइंट पे जो कि यहां से थीटा एंगल बना रहा है, अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 40 45 60 कुछ भी एंगल हो सकता है, उस पर्टिकुलर उस पे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल। आगे आंसर, इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं, ये काफी आसान है अगर तुम्हें पूरा लॉजिक मेरा पिछली कहानी और ये कहानी समझ में आ गई तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये रहा मेरा डाइपोल, ठीक है, -q + q, अब यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास रैंडमली एक पॉइंट थीटा पे है। अगर मैं मान लो इस वाले पॉइंट की बात करूं, इस वाले पॉइंट के लिए जो मेरे पास पूरा थीटा बनेगा वो ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट होता है 90 डिग्री, कहीं ना कहीं वो इक्वेटोरियल भी है। तो थीटा की वैल्यू जरा 90 पुट करके देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और अंडर रूट cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, अंदर बचेगा +1 सिर्फ, और स्क्वायर मतलब रूट के अंदर 1 हो तो वो 1 ही बने, डिवाइडेड बाद क्या होगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल दिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करी, इक्वेटोरियल आ गया। सिमिलरली इसी सिनेरियो में अगर मेरे पास ये रहा डाइपोल, ये रहा रैंडम पॉइंट थीटा, इस पॉइंट को खींच के मैं यहाँ पे ले आऊं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू p, अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगा √4 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू p बाय r। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सिस। तो तुम देख रहे हो जनरल पॉइंट से ही तुम एक्सियल पॉइंट भी निकाल सकते हो, जनरल पॉइंट से ही तुम इक्वेटोरियल पॉइंट भी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये डेरिवेशन भी आसान थी, और इसी को इक्वेटोरियल में और मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट में बदलना और एक्सियल पॉइंट में बदलना आसान पड़ जा रहा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डाइपोल के बारे में हमारे पास जो आखिरी चीज है उसको हम बोलेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल। अब देखो यहाँ सिनेरियो और सिचुएशन तुम्हें मैं अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, कि मेरे पास ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है, थोड़ा एंगल होके,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैं कर क्या रहा हूँ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑफ कोर्स साफ साफ तुम देख सकते हो कि जब यहाँ पे सारी लाइंस पैरेलल हैं तो वो क्या होने वाला है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा हुआ। ठीक, अब इस डाइपोल को हम रखेंगे तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक्सपीरियंस करेगा क्या, फोर्स, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें साफ साफ मालूम है कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू ई। ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम Q को देखो, अगर माइनस Q को देखो या प्लस Q को देखो, दोनों के ऊपर ही कितना फोर्स लगेगा, QE और QEE लगेगा। बट फर्क इतना आ जाएगा कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा तो वो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो फोर्स उस पर लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या कि दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स दूसरा फोर्स, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बट ये मेरी कहानी का हिस्सा है ही नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी मेरे पास कोई इस तरीके का, मान लो कोई रॉड ऐसे रखी हुई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक रॉड रखी है, तुम यहां से उस रॉड को धक्का लगा रहे हो और यहां से उस रॉड को धक्का लगा रहे हो, मान लिया कि ये रॉड ना ही आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी क्योंकि नेट फोर्स 0 है। बट तुम्हें साफ साफ मालूम है ऐसी सिचुएशन में जहां दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन में है, क्यों, ये वाली फोर्स अलग लाइन में लग रहा है और ये वाला फोर्स अलग लाइन में लग रहा है, तो जब दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन में लग रहे हैं तो होगा क्या, इसकी वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो जाएगा फोर्स के ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से कि ये मेरे पास डाइपोल है और इसको ऐसा एक रोटेशनल इफेक्ट उस पर पैदा हो जाएगा। सिर्फ इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। कहने का मतलब कि जब भी मैं किसी डाइपोल को, ये रहा मेरा डाइपोल, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो बता देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई सा भी फोर्स उठाओ क्योंकि ये वाला फोर्स भी कितना है, QE है, और ये वाला फोर्स भी कितना है, QE है। ठीक है, तो दोनों ही फोर्स QE है यहाँ पे, बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a नहीं है। ध्यान रखना, ये 2a इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a sin थीटा। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी चीज को अगर नहीं समझ में आता ना तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो। अब एक्सटेंड करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो यहां से ऐसे एक्सटेंड, ये जो डिस्टेंस आया ना, ये वाला डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये वाले डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर साफ साफ बोलूं कि ये वैल्यू मेरे पास क्या है, 2a है, ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, और अपोजिट वाला कंपोनेंट क्या होता है, sin थीटा। तो बस यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, तो कोई सा भी फोर्स तुम देखोगे दोनों फोर्स QE है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा। ठीक है, और Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर। ठीक है, तो हमने Q इंटू 2a को रिप्लेस कर दिया किससे, P से। यहां से मेरे पास सिनेरियो आ गया कि मेरे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया, क्या आया, PE sin थीटा। अब तुम्हें वेक्टर्स में याद है या नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जब भी तुम A B sin थीटा लिखते हो, ठीक है, जब भी ये चीज लिखते हो तो ध्यान रखना वो किसके बराबर होता है, A और B के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी PE sin थीटा है, तो इसी चीज को मैं P और E का क्रॉस प्रोडक्ट बोलूंगा कि कहीं ना कहीं टॉर्क खुद में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास टॉर्क होगा वो टॉर्क किसके बराबर है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट कहीं ना कहीं बहुत ईजी भी है। अब इस टॉर्क के कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस मतलब सबसे पहले अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 हो, कैसे, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, साफ साफ क्लियरली राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं डाइपोल को कुछ इस तरीके से प्लेस करता हूं, कैसे प्लेस किया है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में, पॉजिटिव चार्ज राइट में, तो ऑफ कोर्स जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, यहां से यहां, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब यहां मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सेटअप कुछ इस तरीके से है, डाइपोल मोमेंट भी मेरा राइट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो
तो अगर तुम यहाँ फॉर्मूला लगाने जाओगे, क्या मतलब, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ, 0, थीटा 0, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कि जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है। अब जैसे ही तुम इसको यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ऑफ कोर्स टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे पास एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 है, तो ऑफ कोर्स जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मतलब ये जो मेरा डाइपोल है वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो 0 टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसके ऊपर कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा होगा। बट यहां हम एक और टर्म यूज करते हैं इसके लिए, और वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं तुम्हें एक बोल के हिसाब से समझाता हूं। मान लो मेरे पास ऐसे एक बोल है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं उसके अंदर मान लो कोई मार्बल, कंचा, जो भी तुम बोलना चाहो, ऐसे मैंने डाल दिया। अब मैं इसको मान लो थोड़ा सा सिचुएशन, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ले आया, तो तुम्हें मालूम है वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा यूं 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 करेगा थोड़ी देर, और वापस अपने आप ओरिजिनल वाली पोजीशन पे आ ही जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में वो इक्विलिब्रियम में था, फिर वो थोड़ा सा मतलब अपने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से हटा, फिर थोड़ा हिला डुला, एट द एंड वो वापस खुद ही, मतलब बिना कुछ किए खुद ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेम चीज होगी किसके साथ, डाइपोल के साथ भी। कहने का मतलब इस सिचुएशन में अगर तुम डाइपोल को थोड़ा सा खिसका दो उसकी पोजीशन से, मान लो ऐसा कर दो डाइपोल को, तो क्या होगा, डाइपोल थोड़ा सा ऐसे 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 ऊपर नीचे करेगा, और ऊपर नीचे करने के बाद एट द एंड जो उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन है बिल्कुल वो ओरिजिनल जैसा हो जाएगा। इस चीज को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, क्योंकि अभी तो वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, बट इवन इफ अगर तुम उसकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दो तो वो थोड़ी देर बाद वापस से इसी सिचुएशन में आ जाएगा, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और अब इसी सिचुएशन को मैं उल्टा कर दूं, तो कि मैंने डाइपोल को अब उल्टा रख दिया है, कहने का मतलब अब मेरा जो नेगेटिव चार्ज है वो राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ऑफ कोर्स डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट मेरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी राइट हैंड डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ऑफ कोर्स जब भी दो एरोज अपोजिट जाते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। बट भले ही 180 डिग्री हो गया, फर्क कुछ नहीं हो बदलने वाला, क्यों, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अभी भी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। हाँ, वही चीज होने वाली है, जरा ध्यान से देखो कैसे, कि अब तुम टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा, यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 180 रखोगे और साइन 180 0 होता है, तो एट द एंड टॉर्क भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी टॉर्क क्या है, 0 है, बट टॉर्क 0 है, बट इस चीज को मैं एक और नए नाम से बुलाता हूं, जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बड़े ही ध्यान से सुनना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने पिछली बार बोल लिया था, अब हम बोल को उल्टा कर देते हैं। बोल को उल्टा करने के बाद मैंने टॉप पे एक मार्बल रखा बड़ी ही हिम्मत से, कि भाई अब वो स्टेबल हो चुका है, अब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। कभी कभी होता है ना कि अगर तुम, हमारे पास कोई कप है, कुछ भी है, उसको उल्टा करके रखोगे तो भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टेबल करके तुम एक चीज रख सकते हो। बट यहाँ कैच ये है कि अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी धक्का दिया, उसकी जिंदगी में थोड़ी सी भी परेशानी लाने की कोशिश करी, तो एक बार गया तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। पिछले केस में वो क्या कर रहा था, लौट के वापस आ जा रहा था, इस केस में एक बार गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और सेम चीज क्या होने वाली है इस सिचुएशन में, डाइपोल के साथ भी होगी, कि अभी वो क्या कर रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अगर तुमने एक बार उसको थोड़ा सा पुश करके उसकी ओरिएंटेशन अगर बदल दी, तो क्या होगा, वो चला जाएगा, और जाने के बाद वो क्या करेगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो एक तरीके से जो 0 डिग्री वाला एंगल है वो पकड़ ले, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है, बट अगर थोड़ा सा भी धक्का वक्का मिला तो वो अपना इक्विलिब्रियम खो देगा। और आखिरी केस सबसे आसान केस है, क्यों, कि अगर तुम डाइपोल को ऐसे रखो या नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे, कैसे भी रखो, इन दोनों सिचुएशन में होगा क्या, कि एट द एंड जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन का है, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, मतलब। और साफ साफ अगर तुम नोटिस करोगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन। तो अब ये और ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ऐसा सिचुएशन जहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब अब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 रखोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
यानी अगर तुम टॉर्क निकालोगे तो वो क्या आएगा, पीई साइन थीटा के बराबर आएगा, और साइन थीटा की अगर वैल्यू 1 हुई तो टॉर्क कितना आएगा, पीई आएगा। इसीलिए इस केस में जो टॉर्क आता है वो कितना आता है, पीई आता है, और ये एरा गैरा टॉर्क नहीं है, इसे हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन में जो बॉडी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या होती है, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, एंगल 90 होने के वजह से। ठीक है, तो ये थे टॉर्क के स्पेशल केसेस। अब फटाफट बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में कुछ है भी नहीं खासा करने को, मैं बता देता हूं बट फिर भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें 10 टू द पावर 4 दे रखी है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट 30 डिग्री दे रखा है, तो तुम्हें क्या निकालना है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें पता है, नहीं टॉर्क नहीं निकालना, सॉरी डाइपोल मोमेंट निकालना है, टॉर्क ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तुम्हारे पास ई भी है, तुम्हारे पास थीटा भी है, पी निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पी का मतलब कितना हो गया, टॉर्क डिवाइडेड बाय ई साइन थीटा। टॉर्क तुम्हें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 या फिर 0.5। पुट करी, आंसर निकाला, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। और अब एक नीट का सवाल देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सवाल थोड़ा इजी है, अब क्या करें, इतना आसान सवाल आया तो क्या कर सकते। जैसे यहाँ पे तुम्हें एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और टॉर्क दे रखा है। तुम्हें निकालना क्या है कि डाइपोल की लेंथ अगर तुम्हें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो चार्ज कितना होना है डाइपोल के ऊपर। सिंपल है, सबसे पहले टॉर्क पीई साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके मेरे पास टॉर्क की भी वैल्यू है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू है, और मेरे पास एंगल की भी वैल्यू, यानी साइन 30 डिग्री कितना है हमारे पास, 1/2। सारी वैल्यूज पुट करी, मेरे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब डाइपोल मोमेंट मुझे मालूम है, तो उसके बाद क्या चीज होती है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं कि डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a लिखते थे, यहाँ पे इन्होंने 2a की जगह 2l लिखा हुआ है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यही चीज है। तो बस वही है कि यहाँ q इंटू 2l, उसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, और 2l की वैल्यू भी हमें दे रखी है, मतलब लेंथ दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर, वो भी दे रखा है। बस इसको इससे डिवाइड कर दिया, तुम्हारा चार्ज मिल गया। मेरे हिसाब से तो ये भी बोर्ड लेवल का ही सवाल है, बट नीट में आ जाते हैं। बोर्ड लेवल के और नीट में लेवल जो होते हैं क्वेश्चंस के, वो लगभग सेम ही होते हैं। तो बस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी में इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।